हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर यदि एक दृष्टि डालें तो देखिए, द्विवेदी जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। स्वाभिमान के ये धनी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री सभी रूपों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1903 से 1920 तक द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करते हुए हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य भाषा का भी परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन जो कवि और लेखक हुए उनको भी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके साथ ही इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। समालोचनाओं की दृष्टि से भी द्विवेदी जी का नाम हिंदी साहित्य के अंदर महत्वपूर्ण लेखकों में गिना जाता है। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता और परिनिष्ठता दिखाई देती है। सन 1938 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनकी मौलिक रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, महिला मोद आदि जैसी रचनाओं का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतुरंगिनी, भामिनी विलास, रघुवंश, बेकन, विचार, रत्नावली और स्वाधीनता इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये तो था इनका साहित्यिक और इनके जीवन परिचय। अब हम प्रस्तुत जो हमारा पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ परिचय पर एक नज़र डालें तो इस पाठ में क्या बताया गया देखिए। जो ये निबंध संग्रह है द्विवेदी जी के महिला मौत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस निबंध का प्रथम बार जो संपादन है 1914 में सरस्वती पत्रिका से पढ़े लिखों का पांडित्य प्रदर्शन के नाम से हुआ था। 21वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं कि स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और समाज और देश निर्माण में अपना हिस्सा ले रही है। लेकिन स्त्रियों को इस स्थिति तक पहुंचाने में जो पुरुष प्रधान समाज है और रूढ़िवादी समाज है उससे किस प्रकार कड़ा संघर्ष करना पड़ा, वो इस पाठ्य की विषय वस्तु है कि स्त्रियों को इस स्थिति तक पहुंचने में किन किन समाज सुधारकों ने किन किन प्रकांड पंडितों से लोहा लेते हुए स्त्रियों को आज इस स्थिति में पहुंचाया है। प्रस्तुत निबंध में ये बताया गया है कि किस प्रकार स्त्री शिक्षा को पहले ये बताया जाता था कि समाज और परिवार के विघटन और पतन का वो कारण है, इसीलिए स्त्रियों को अधिक नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे दकियानुसी और अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय हम विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण बातों के द्वारा स्त्री शिक्षा का समर्थन करने की बात इस पाठ में कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है, मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज की जो स्त्री शिक्षा के द्वारा पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली जो स्त्रियां हैं, इस स्थिति तक पहुंचने में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन इन जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने इन विरोधी तर्कों का खंडन करते हुए किस प्रकार स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज हम किस प्रकार से स्त्री शिक्षा के बल पर समाज और देश की उन्नति को प्रोत्साहन दे रहे हैं,
उसको इस पाठ्य की विषय वस्तु माना गया है। तो अब हम पाठ पर आ जाएंगे, हमारे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। देखिए, लेखक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बड़े शोक की बात है, बड़े शोक की बात है नहीं, बड़े दुख की बात है। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाने से उनका मानना है कि घर के सुख शांति सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी बातें करने वाले जो लोग हैं वो कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में प्राध्यापक पदों पर लगे हुए हैं, जो धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता हैं, जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी यानी अच्छे मार्ग पर ले जाना और अधार्मिक व्यक्तियों को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाना है। मतलब आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकांड पंडित हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, समाज सुधार में लगे हुए हैं, फिर भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। देखिए, वे अपने पक्ष में क्या क्या बातें करते हैं कि स्त्रियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए क्या क्या दलीलें या तर्क देते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं, देखिए, पुराने संस्कृत कवियों के जो नाटक हैं उसमें कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। जो पुराने संस्कृत कवियों ने नाटक लिखे हैं जिसके अंदर स्त्री पात्रों के द्वारा अनपढ़ लोगों की भाषा में बात कराई गई है। उनका मानना है कि संस्कृत नाटकों में भाग लेने वाली स्त्रियां जो भाषा बोलती थी वो संस्कृत न होकर कौन सी थी, प्राकृत भाषा में वे अपने कथन कहती थी। तो कहने का अभिप्राय है कि इससे स्पष्ट होता है कि पुराने ज़माने में भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। यदि उन्हें पढ़ाया जाता तो शायद वे अपने वाक्यांश किस में बोलती, संस्कृत में ही बोलती। तो पुराने ज़माने के लोग जब अपनी स्त्रियों की पढ़ाई के खिलाफ थे तो वास्तव में उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा निर्णय लिया होगा कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। दूसरा तर्क वे देते हैं कि स्त्रियों को यदि पढ़ा लिखा लिया जाता है तो वे अनर्थ कर बैठती है। दूसरे तर्क को देते हुए क्या कह रहे हैं, अनर्थ कैसे होता है, जैसे इसका एक उदाहरण दिया है लेखक कह रहे हैं, कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि शकुंतला बहुत कम पढ़ी थी, मतलब गंवारों की भाषा यानी अनपढ़ व्यक्तियों की भाषा में वो मुश्किल से ही कोई श्लोक लिख पाती थी। उस इतनी कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उसने अपने पति दुष्यंत को अपशब्द कहे। शकुंतला ने दुष्यंत को अपशब्द इसलिए कहे क्योंकि दुष्यंत ने उनके साथ प्रेम विवाह किया था और बाद में वे उनको भूल गए थे। लेकिन विद्वान क्या तर्क देते हैं कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने थोड़े बहुत ज्ञान के आधार पर ही अपने पति के बारे में ही अपशब्द कह दिए। तो यदि स्त्रियों को पढ़ा लिखा दिया जाता है तो वह अपने पतियों का मान सम्मान नहीं करती, इसीलिए उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। फिर देखिए, तीसरा तर्क देते हैं कि शकुंतला के द्वारा जो श्लोक लिखा गया था उसमें भी गंवार व्यक्तियों की भाषा का ही प्रयोग किया गया था। तो कह रहे हैं कि नागरिकों की भाषा तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। उसने कोई विशेष शिक्षा हासिल नहीं की थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो शिक्षा प्राप्त की उससे ही उसने अपने परिवार का विनाश कर डाला था। तो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे तर्क देते हैं कि स्त्रियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें पहला तर्क तो ये दिया गया है कि प्राचीन काल के अंदर स्त्रियों को पढ़ाया जाता हो ऐसा इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया जाता है तो वो घर का विनाश कर बैठती है, इसके लिए उन्होंने शकुंतला का उदाहरण दिया है। अब देखिए, ये जो तर्क दिए गए हैं इसके विरोध में कुछ विद्वान क्या बातें करते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। वे कह रहे हैं कि नाटकों में उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वास्तव में वे अनपढ़ थी। हम इतना कह सकते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी, लेकिन संस्कृत नहीं बोल पाने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उनके द्वारा बोली गई जो भाषा है वो गंवारों की भाषा है। इसका
अच्छा, तो उत्तर रामचरितमानस में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी जो विचारक हैं वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि उत्तर रामचरितमानस में जो ऋषियों की पत्नियां हैं उनके द्वारा बोली गई भाषा कौन सी थी? जब ऋषि मुनियों को भी उस समय संस्कृत का ज्ञान था तो उनकी पत्नियां संस्कृत में क्यों नहीं बोलती थी? तो उनके द्वारा संस्कृत ही बोली जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, भवभूति और कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं, भवभूति और कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं उसके अंदर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसमें ये कह दिया जाए कि सभी पात्र उसके अंदर संस्कृत भाषा ही बोल रहे हैं। तब स्त्रियों के द्वारा यदि प्राकृत भाषा में अपने संवाद बोल दिए गए हैं तो उन्हें इस आधार पर अनपढ़ नहीं बताया जा सकता। हो सकता है उस समय आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा ही रही होगी और प्राकृत भाषा में बोले गए संवाद या कथन व्यक्तियों को जल्दी ही समझ आ जाते होंगे और इसीलिए स्त्री पात्रों के द्वारा अधिकतर प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया। फिर देखिए, स्त्री शिक्षा की विरोधी धारणा रखने वाले, स्त्री शिक्षा का जो समर्थन करने वाले विचारक हैं उसके विरोधी विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वे भी कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? देखिए, प्राकृत भाषा में। यदि संस्कृति मान्य भाषा है, संस्कृति पढ़े लिखों की भाषा है, तो फिर हमारे जैन और बौद्ध धर्मों की भाषा प्राकृत में क्यों है? उसमें प्राकृत में उपदेश क्यों दिए गए हैं? इसका उत्तर जानना चाहते हैं वे। फिर देखिए, बौद्धों के द्वारा जो त्रिपिटक ग्रंथ है, बौद्धों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्धों के इस ग्रंथ की रचना भी किस में की गई है? प्राकृत भाषा में की गई है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा ही पढ़े लिखों की भाषा थी और प्राकृत भाषा केवल अनपढ़ व्यक्तियों की ही भाषा थी। ऐसा मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जैन और बौद्ध धर्म के अनेक धर्म ग्रंथ जिसमें ऋषियों मुनियों के जो वाक्यांश हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और त्रिपिटक जो ग्रंथ है जैन धर्मावलंबियों का वो भी किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा मान लेना उचित नहीं है कि जो व्यक्ति प्राकृत बोलता है या लिखता है वो अनपढ़ और अशिक्षित है। इसी प्रकार देखिए, अनेक महापंडित हुए हैं जिन्होंने अपनी गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि जैसे धर्म ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे हैं। वे यदि अनपढ़ और गंवारों की भाषा होती तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार इनका संपादन क्यों करते? देखिए, हमारे अखबारों में गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित इनका संपादन किया गया है। यदि अनपढ़ और गंवारों की भाषा में थे तो फिर इनका संपादन हमारे अखबार वाले भी नहीं करते। तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृत बोलने वाली जो भाषा है वो अनपढ़ या गंवारों की भाषा मानी जाती है। देखिए, हर समाज अपने यहाँ जो ज़माने में प्रचलित भाषा होती है उसी में अखबार लिखते हैं ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति उसको पढ़कर उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम अभी भी देखते हैं हमारे बहुत सारे जो अखबार हैं वो हिंदी, बंगला, शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि जैसी भाषाओं में भी आते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होता है वो उसी क्षेत्र की भाषा में भली भांति बात को समझ सकता है। तो कहा जा सकता है कि उस समय प्राकृत जो भाषा थी वो सभ्य, शिक्षित और पंडितों की भाषा रही होगी। और जिस तरह से हम हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इनको सीखकर अपने ज़माने में या अपने समाज में क्या हो रहा है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ये नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत बोलना अनपढ़ों की भाषा है या अशिक्षा है या प्राकृत बोल लेने से व्यक्तियों का भला नहीं हो सकता था या ये घूपे और गंवार व्यक्ति ही प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस बात को कैसे माना जा सकता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था? लेखक पूरी तरह से स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले जो विचारक हैं उनके सामने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम किस आधार पर मान लें कि जो प्राकृत भाषा है वो अनपढ़ या गंवारों की भाषा थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में रचित हैं। अनेक जो बड़े बड़े अखबार संपादन कार्य करने में लगे हुए हैं उन्होंने भी इसी भाषा में अपने संपादन कार्य कर रखे हैं। प्राचीन काल में उत्तर रामचरितमानस में भी ऋषियों की जो पत्नियां वेदांत का ज्ञान रखती थी वह भी निसंदेह संस्कृत भाषा
नहीं बोलती थी, और यदि दूसरी भाषा बोलती थी तो क्या हम उनको बिल्कुल ये समझ लें कि वो गंवारों की भाषा थी। कालिदास और भवभूति के जो नाटक हैं वो भी उसके अंदर भी प्राकृत भाषा में बोलते पात्र दिखाई दिए गए हैं। तो यह प्रमाणित हो जाता है कि प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को हम अनपढ़ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति वही भाषा बोलना चाहता है जो उसके समाज में प्रचलित है और जिसमें समाज के व्यक्ति जो बात कह रहे हैं उनसे समझ सके और उसके आधार पर कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सके। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि पहले स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया है, लेकिन उसके उत्तर में लेखक ने जो तर्क बताए हैं वो बिल्कुल उचित प्रतीत होते हैं कि प्राकृत भाषा बोलकर स्त्रियों ने जो अपने नाटक या श्लोक लिखे हैं या अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया है, तो हम कैसे मान लें कि प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां वर्तमान समय की ही भांति पढ़ी लिखी थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्त्री शिक्षा के विरोधी जो तर्क हैं उनका खंडन करने का और अधिक प्रयास करेंगे और आपको स्त्री शिक्षा की सार्थकता और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।